फ्रेंड्स, माय नेम इज तबस्सुम और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लैमिंगो बुक के फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन की लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन को। ये है इस वीडियो का सेकंड पार्ट, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये लेसन स्टार्ट कर दिया था और जिसमें हमने कम से कम आधे चैप्टर की लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन को डिटेल में समझा था। और अब जो हमारा लेसन बचा हुआ था उसकी जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो फुल सीबीएसई 12th क्लास के इंग्लिश के कोर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए, हमने जो है डिस्कस किया था कि फ्रांस जो है एक छोटा सा बच्चा था और वो अब बहुत ज़्यादा दुखी था कि अब वो उस कंट्री में नहीं रह पाएगा, उस लैंग्वेज को नहीं सीख पाएगा जो उसकी वो खुद की लैंग्वेज थी, मदर टंग थी, मातृभाषा थी। अब देखिए वाइल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, कि भाई जिस दौरान मैं सारी की सारी चीज़ें सोच रहा था। अब यहाँ पर मैं कौन है, यहाँ पर फ्रेंड्स है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि नैरेटर जो है इस स्टोरी का, जिसने इस स्टोरी को बताया है वो एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भाई देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स कहता है कि जब मैं ये सारी चीज़ सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम, तो मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया है, मतलब मेरा नंबर आ गया था। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, और मेरी बारी थी कि मैं सुनाऊँ, रिसाइट करूँ अपने लेसन्स को या फिर जो भी मुझे दिया गया था एज अ होमवर्क। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ग्रेटफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू। और जो मुझसे कहा गया था, जो मुझे पार्टिसिपल्स के रूल सुनाने के लिए बोला गया था, मैं एबल ही नहीं था, मैं इस लायक ही नहीं था, इस योग्य नहीं था। मुझ में जो है इतना डर बैठ रहा था कि वो जो रूल्स थे मुझे बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे थे। ऑल थ्रू, ठीक है, वेरी लाउड एंड क्लियर, और मैं बहुत ज़्यादा लाउड और क्लियर कहना चाहता था, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी मिस्टेक के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, मगर इतना ज़्यादा मैं नर्वस हो गया और डर गया कि मैं सारे के सारे रूल्स को, सारे वर्ड्स को मैंने क्या किया, मिक्सअप कर दिया। सभी वर्ड्स को आई मिक्सड अप, और वहाँ पर स्टैंड की सेकंड फॉर्म होती है स्टूड, मैं खड़ा रहा वहाँ पर, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क पर मैं चुपचाप खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा जो हार्ट था वो बहुत बीट कर रहा था, मेरा दिल बहुत ज़्यादा बीट कर रहा था, और मेरी डेयर नहीं हुई, हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं लुकअप कर सकूं, ऊपर की ओर अपनी गर्दन उठाकर देख सकूं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे का जो देखिए गाइस आपका पैराग्राफ है वो यहाँ से है कि आई हर्ड, हियर की सेकंड फॉर्म होती है हर्ड, कि मैंने सुना, जो एम हैमल थे, दैट मीन्स मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि मेरा नंबर था। सो आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, देखिए ये वॉन्ट जो है ये है विल नॉट, यानी मैं बेटा तुम्हें नहीं डांटूंगा, स्कोल्ड नहीं करूंगा। लिटिल फ्रेंड्स मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद ही बहुत बुरा फील हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर वो लंबे चौड़े जो है लेक्चर देने स्टार्ट हो जाएंगे एम हैमल जो है, बिकॉज ही इज़ अ टीचर। और कभी कभी होता है कि जब स्टूडेंट्स लर्न नहीं करते, दी हुई चीज़ों को याद नहीं करते, तो टीचर्स उनको डांटते हैं। तो जो फ्रेंड्स है उसको भी डांट लग रही है, और डांट कौन रहा है, एम हैमल डांट रहे हैं। जी हाँ, उसके टीचर उसको डांट रहे थे। तो देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि सी हाउ इट इज़, देखो क्या हो गया है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हम हर दिन खुद से क्या कहते हैं, आवरसेल्व्स का मतलब खुद से, हम क्या कहते हैं, कि भाई हाँ कर लेंगे। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, कि मैं इसको कल याद कर लूँगा। होता है देखिए, हर दिन इंसान खुद ना खुद से बहाने बनाता रहता है कि बहुत टाइम है, इस चीज़ को हम कर लेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स पर डिपेंड है। मान लो आपके टीचर आपको कुछ देते हैं तो आप ये सोचते हो भाई कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कभी ना कभी टाइम, मतलब टाइम ही टाइम है, कर लेंगे आराम से, पूरा साल है, पढ़ लेंगे। तो ऐसे यहाँ पर एम हैमल जो है वो डांट रहे थे, वो भाषण दे रहे थे किसको, फ्रेंड्स को, कि भी देखो तो हम कहाँ आ गए हैं, क्या हमारी कंडीशन है कि हम ये सोचते हैं कि प्लेंटी ऑफ टाइम है, हमारे पास बहुत सारा समय है और हम इसको कल याद कर लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख सकते हो कि ये सोचते सोचते हम लोग अब कहाँ आ गए हैं, ये हमारी क्या कंडीशन हो गई है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सिक, और यहाँ पर वो कहते हैं कि केवल तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये केवल तुम्हारी ट्रबल नहीं है, ये तो अल्सिक के जितने भी लोग हैं सभी की समस्या ही है। मतलब सभी को लेक्चर देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अब देखिए यहाँ पर जो ये शी है, शी अल्सिक नगर के लिए कहा गया है, कोई लड़की नहीं है ये। तो अल्सिक जो शहर है उसको, उसके लिए बोला गया है कि ये लर्निंग टिल टुमारो, कल पर टाल देता है। जो हमारा अल्सिक जो शहर है वो हर चीज़ को कल के लिए टाल देता है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, देखो यहाँ पर जो है
वो अच्छा खासा भाषण दे रहे हैं कि अब क्या होगा, वो लोग दोस्त फेलोज, वो लोग जो बाहर से आएंगे, आउट से आएंगे, उनके पास राइट होगा, अधिकार होगा। क्या कहने का अधिकार होगा आपसे? वो ये कहेंगे हाउ इज इट, कि बताओ भाई ये कैसा है, कि भाई क्या कहेंगे जो बाहर से लोग होंगे, बाहर से लोग का मतलब जो जर्मनी के लोग होंगे, जब वो कल को आकर यहाँ पर जो है अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, अपनी लैंग्वेज में बुलवाएंगे, तो वो हमसे क्या कहेंगे कि भाई यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, कि तुम दिखावा किस चीज़ का करते हो। देखो प्रिटेंड का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि तुम बनते तो फिरते हो बड़े फ्रेंच मैन के फ्रेंच मैन है, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट। देखिए ध्यान देने वाली बात है कि बनते तो आप लोग फ्रेंच मैन हो, लेकिन नाइदर यू स्पीक, ना तो तुम बोल सकते हो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को और ना ही तुम इसको सही तरीके से लिख सकते हो। योर ओन लैंग्वेज मतलब अपनी खुद की भाषा से को ही सही से आप लिख और बोल नहीं सकते। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, मगर यहाँ पर वो तसल्ली देते हैं फ्रांस को, कभी तुम अकेले ही ऐसे नहीं हो, तुम अकेले ही इतने वर्स्ट नहीं हो, बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रांस, बेचारे नन्हे फ्रांस, तुम अकेले ही ऐसे नहीं हो। वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, हम सभी ऐसे हैं जितने भी अलसे के देश के यहाँ पर लोग हैं, हम सभी की यही समस्या है कि हम सभी के साथ यही प्रॉब्लम है, हम सीखने को टालते रहते हैं आने वाले टाइम पर। आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ तो लेक्चर हो गया स्टूडेंट्स को या फिर शहर वालों को, अब टारगेट किसको करेंगे हम टारगेट क्या मतलब एक तरीके से वो अपने विचार यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। अब वो बताएंगे पेरेंट्स के बारे में कि भाई योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न। एंजियस का मतलब ज़्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं था, तुम्हारे जो पेरेंट्स थे उनको भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, ज़्यादा इनफ का मतलब ज़्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं था कि वो तुम्हें लर्न यानी पढ़ाने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते। दे प्रेफर्ड, यहाँ पर देखिए प्रेफर्ड का मीनिंग क्या होता है। प्रेफर्ड का मतलब उन्होंने किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया, तवज्जो दी कि तुम्हें पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, कि तुम्हें काम पर लगा दिया जाए तुम लोगों को। मतलब जो अलसे नगर के जो पेरेंट्स हैं वो भी क्या करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने की बजाय वो भी फार्म पर भेज देते हैं काम करने के लिए, और एट द मिल्स या फिर मिल्स पर उन बच्चों को लगा देते हैं, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि वो थोड़े से पैसे कमा सके। एंड आई, और अब देखिए यहाँ पर पेरेंट्स को जो है पहले उन्होंने फ्रेंड्स को कहा, उसके बाद जो है अलसे नगर के लोगों को कहा, उसके बाद जो है उन्होंने बात की पेरेंट्स के बारे में कि पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं, और अब वो खुद को भी टारगेट करेंगे। मतलब ही इज़ ब्लेमिंग एवरीवन, एम हैमल हैट्स ऑफ टू यू, वो सभी को जो है ब्लेम कर रहे हैं कि भी एंड आई, यहाँ खास ध्यान देने वाली बात है कि मैं भी ऐसा ही था। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी ब्लेम किया जाना चाहिए, मुझे भी दोष दिया जाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, कि क्या अक्सर, ऑफन का मतलब अक्सर ऐसा नहीं होता था कि मैं तुम्हें भेज देता था, सेंट का मतलब भेजना, क्या करने के लिए, ताकि तुम मेरे फूलों को पानी दे दो। मतलब मैं गार्डन में भी तुम्हें कितनी बार भेज देता था कि भी जाकर मेरे वाटर को मेरे जो है फ्लावर्स उनको वाटर कर दो, इंस्टीड ऑफ लर्निंग, पढ़ने की बजाय तुम्हें तुम्हारे लेसन पढ़ाने की बजाय मैं भी अपने गार्डन में तुम्हें अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए भेज देता था। ठीक है, तो यहाँ पर खुद भी वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं, खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और इसके अलावा जब मैं चाहता था कि भाई मैं फिशिंग के लिए जाऊँ, मतलब मेरा मन करता था कि भाई चलो चल के मछली पकड़ लूँ, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हें तब छुट्टी नहीं देता था? तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था जब मेरा जो है फिशिंग करने का मन करता था या फिर नहीं पढ़ाने का मन करता था। तो इस तरीके से ओवरऑल यहाँ पर जो है एम वो खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। अब इसी तरीके से वन थिंग टू अनदर मतलब एक में से एक बात उनकी निकलती गई, एक में से एक बात वो करते गए। एम हैमल जो है किस बारे में पहुंच गए, अब किस बात पर वो पहुंच गए, टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। अब वो फ्रेंच लैंग्वेज अपनी जो उनकी नेटिव लैंग्वेज थी, मातृभाषा थी, उसके बारे में अब वो डायलॉग देने वाले हैं, वो स्पीच देने वाले हैं, समझाने वाले हैं बच्चों को। और वो क्या कहते हैं, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, वो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। अब ये ब्यूटीफुल चीज़ क्या है, एम हैमल किसके बारे में कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अपनी लैंग्वेज के बारे में कि द मोस्ट ब्यूटीफुल जो लैंग्वेज है हमारी फ्रेंच इन द वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है हमारी फ्रेंच लैंग्वेज। द क्लियरेस्ट, इसके अलावा कैसी लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज, और मोस्ट लॉजिकल, तर्क वाली लैंग्वेज है ये। दैट वी मस्ट गार्डेड अमंग अस, और हमें इसको क्या करना चाहिए, हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, गार्ड करना चाहिए अपनी लैंग्वेज को अपने बीच में, अपने लोगों के बीच में। एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसको कभी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अवर मदर टंग। बिकॉज वैन अ पीपल आर एंसलेव्ड, देखिए बहुत अच्छी यहाँ पर लाइन वो कहेंगे, क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि, जब किसी भी इंसान को एंसलेव्ड किया जाता है, गुलाम बनाया जाता है, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जब तक वो लोग अपनी लैंग्वेज पर होल्ड करके रखते हैं, अपनी लैंग्वेज पर पकड़ मजबूत करके रखते हैं,
इट इज़ एज इफ दे हैंड द की टू देयर प्रिजन। तब तक ऐसा होता है मानो उनके पास अपने ही प्रिजन की, अपने ही कैद खाने की, अपनी ही जेल की चाबी हो। जब तक किसी भी कंट्री के जो आदमी है वो अपनी लैंग्वेज को पकड़ के रखेंगे तब तक उनको कोई भी एनस्लेव्ड यानी गुलाम नहीं बना सकता। यहाँ पर कुछ इस तरीके से एम हैमल समझाते हैं बच्चों को। आगे कहते हैं वो, देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। आगे वो क्या करते हैं, ओपन करते हैं ग्रामर की बुक को और हमारे लेसन्स भी हमें पढ़ाया उन्होंने। इट वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और आज ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है, ये देखकर मैं बहुत अमेज था कि वो लेसन मुझे कितना अच्छे तरीके से अंडरस्टूड किया मैंने, कितना अच्छे तरीके से मुझे वो समझ में आया। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी। जो भी कुछ उन्होंने कहा, जो भी लेसन उन्होंने पढ़ाए, वो सब दिखने में कैसे थे, सो ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी थे, बहुत ही आसान थे। मतलब इतना ज़्यादा ध्यान से जो है फ्रेंड्स ने इन लेसन्स को पढ़ा कि लेसन सारे के सारे बहुत ईजी लगे। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। और मैंने ये भी सोचा कि शायद इन लेसन्स को मैंने इतना केयरफुली इससे पहले कभी सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद उन्होंने भी इन लेसन्स को इससे पहले इतने अच्छे तरीके से और इतने पेशेंस के साथ, तसल्ली के साथ एक्सप्लेन ही ना किया हो। मतलब भाई उन्होंने भी बहुत तसल्ली से लेसन पढ़ाया और मैंने भी बहुत ही ध्यान से लेसन सुना, तो मुझे लेसन जो है लास्ट लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इमोशनली कनेक्टेड हो रहा था अपने टीचर से, उसको लग रहा था कि भाई हाँ टीचर जाने वाले हैं, पूरा अटेंशन उसने पे किया था अपने लेसन्स को लेकर। तो इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। और आज ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जो पुअर मैन है, मतलब यहाँ गरीब आदमी नहीं है, ये एम हैमल को क्या कह रहा है, बेचारा इंसान, अपने टीचर एम हैमल के लिए पुअर मैन वर्ड जो है यूज़ किया है फ्रेंड्स ने, कि हमारे जो टीचर हैं बेचारे ये क्या चाहते थे, ऐसा लग रहा था कि जो कुछ इनको न्यू है, मतलब जो कुछ इनको पता है वो बिफोर गोइंग, जाने से पहले सारा का सारा ज्ञान हमें देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। वन स्ट्रोक का मतलब एक ही झटके में, एक ही बार में वो हमारे दिमागों में जितना उनके पास ज्ञान था सब पुटअप करना चाहते थे, सब ठूंसना चाहते थे एक तरीके से। आगे बढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी। कोई डाउट हो तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। देखिए, आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर की बात हो गई, अब हमारे पास राइटिंग का लेसन था एक। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। और उस दिन क्या था, एम हैमल जो हमारे टीचर थे हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए थे, बिकॉज उनका लास्ट डे था, ठीक है, हमारे लिए। तो रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और जिस पर ब्यूटीफुली राउंड हैंड करके क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सिक करके राउंड करके लिखा हुआ था उन न्यू कॉपीज पर। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और यहाँ पर फ्रेंड्स इमेजिन कर रहा है कि वो छोटी छोटी बुक्स जिनके ऊपर फ्रांस अल्सिक लिखा हुआ था, वो ऐसा लग रहा था ये छोटे छोटे से फ्लैग्स हैं, हमारे राष्ट्र के झंडे हैं, और ये झंडे स्कूल रूम में चारों तरफ फ्लोट कर रहे हैं, इधर उधर उड़ते फिर रहे हैं, तैर रहे हैं। और इसके अलावा हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अ डेस्क। ऐसा लग रहा था कि छोटी छोटी सी रोड से इन जो फ्लैग्स हैं इनको हमारे डेस्क पर लगाया गया है। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। और आप देख सकते हो, हमें सभी को ये देखना चाहिए था कि कैसा आज सब कुछ शांत लग रहा था, सब अपने कामों में लगे हुए थे, सेट टू वर्क थे, एंड सब कुछ कितना क्वाइट था, शांत था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और पूरी क्लास के अंदर इतनी ज़्यादा शांति थी कि जो ओनली साउंड आ रहा था, केवल जो साउंड था वो किस चीज़ का था, स्क्रैचिंग का था, कि भाई पेपर के ऊपर पेन चलाने की आवाज़ आ रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. एक बार क्या हुआ कि कुछ बीटल्स भी आए क्लास के अंदर। बीटल्स का मतलब जैसे कि छोटे छोटे से कुछ ये फ्लाई होते हैं एक तरीके के, जैसे कि मक्खियाँ होती है, इसी तरीके से बीटल्स छोटे छोटे फ्लाई होते हैं, मच्छर होते हैं एक तरीके से। तो ये भी क्लास के अंदर आए, बट किसी ने इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा क्वाइट थे और सब थोड़े से सैड थे, नर्वस भी थे, क्योंकि टीचर जाने वाले थे। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, ना बड़ों ने ही नहीं बल्कि जो ये बीटल्स थे इन पर छोटे जो बच्चे थे क्लासरूम के अंदर सभी तरीके के बैठे, तो उन्होंने तक ने भी ध्यान नहीं दिया। और वो जो छोटे बच्चे थे क्लासरूम में, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर पिजन्स फिश हुक्स, वो छोटे छोटे से बच्चे थे अपने जो है फिश हुक्स की तरह। देखिए फिश हुक्स यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया है, और मान लो कोई छोटा बच्चा है उसको ठीक से लिखना पढ़ना नहीं आता, तो वो कुछ भी अगड़म सगड़म ऐसे करके जो है बनाता चला जाता है,
तो इसी तरीके से वो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो अपने फिश हुक्स की तरह जो वर्ड्स थे, जो कुछ उन्होंने फ्रेंच में अभी तक सीखा था वो उनको बनाए जा रहे थे। वो सभी भी मतलब सब अपने काम में लगे हुए थे। इसके अलावा ऑन द रूफ द पिजन्स क्विट वेरी लाउड, और रूफ के ऊपर छत पर जो पिजन्स थे, कबूतर थे, वो भी क्विट कर रहे थे, मतलब वो भी कोकू कर रहे थे अब बहुत ही लो वॉल्यूम में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने ये सोचा, मैं कौन है यहाँ पर, फ्रेंड्स है, मैंने क्या सोचा कि विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी टचिंग बात है, छोटा बच्चा है, क्या क्या चीज़ें बच्चों के दिमाग में आती हैं कि क्या अब ये जो पिजन्स हैं, क्या ये पिजन्स भी जर्मन में ही सिंग करेंगे, ये पिजन्स भी जर्मनी में ही गाना गाएंगे, क्या इनसे भी इनकी लैंग्वेज को छीन लिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर फ्रेंड्स जो है थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, वेन एवर आई लुक्ड अप From my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. कि जब मैंने ऊपर की तरफ देखा, फ्रॉम माई राइटिंग लिख रहा था, जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो आई सॉ कि एम हैमल जो है मोशनलेस बैठे हुए थे, मतलब एकदम मतलब गंभीर मुद्रा में चुपचाप ऐसे बैठे हुए थे वो अपनी चेयर पर। एंड गेजिंग का मतलब होता है ताड़ना या निहारना, मतलब हर एक चीज़ को ऐसे टकटकी लगाकर वो देख रहे थे, घूर घूर कर एक तरीके से कह सकते हैं, पर वो मतलब उन्हें कुछ ऐसा बुरा इरादा नहीं था कि घूर रहे थे किस चीज़ को, वो जस्ट ऐसे ही बस देख रहे थे बहुत ही गौर से। फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, एक चीज़ से दूसरी तरफ, कभी किसी चीज़ पर उनकी निगाह का टिक जाती, कभी किसी चीज़ को निहारने लगते, एज इफ दे वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। और ऐसा लग रहा था कि वो क्या फिक्स करना चाहते थे, ऐसा लग रहा था कि वो ये चाहते थे कि अपने माइंड में हर एक चीज़ को देख देख कर वो फिक्स कर लें, अपने दिमाग में उतार लें हर एक चीज़ को जो उस छोटे से क्लासरूम के अंदर थी, उस छोटे से क्लासरूम के अंदर की हर एक चीज़ को वो अपने माइंड में कैप्चर करना चाहते थे। Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. और देखिए यहाँ पर क्या आ गया है, फैंसी का मतलब देखो कितनी बढ़िया बात है कि फॉर 40 years, पिछले 40 सालों से ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो इसी एक ही जगह पर इसी सेम स्कूल में पिछले 40 ईयर्स से काम कर रहे थे। देखिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि भाई मिस्टर हैमल को कितने साल हो गए थे वहाँ पर काम करते हुए स्कूल के अंदर। तो इसी सेम प्लेस पर पिछले लास्ट 40 ईयर्स से ही हैड बीन वर्किंग अपने, जहाँ पर उनका एक छोटा सा गार्डन था आउटसाइड द स्कूल, आउटसाइड द विंडो, और उनकी क्लास जो है वो उनके सामने थी। तो आगे बढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। वीडियो पसंद आती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो लाइक कर देना प्लीज़, और नोट्स के लिए आप आने वाली वीडियोस को जो है हमारी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस हमने प्रीवियस वीडियो में हमारा डिस्कस किया था, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, और पार्ट फर्स्ट के लिए भी, क्योंकि वीडियो जो है हम आधा लेसन पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके फर्स्ट पार्ट के लिए भी आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो देखिए जस्ट लाइक दैट कि वो अपनी क्लास को ऐसे ही निहार रहे थे, उनकी क्लास उनके सामने थी। Only the desk had benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. केवल क्या हुआ था इतने सालों में, 40 ईयर्स में, जो डेस्क थी और जो बेंचेस थी वो थोड़ी सी नई हो गई थी, उनमें थोड़ा बदलाव हो गया था, मतलब उनको पुरानी होने के बाद उनमें थोड़ा सा चेंजेस आ गया था। मगर इसके अलावा जो वॉलनट ट्रीज था, मतलब वहाँ पर जो अखरोट का पेड़ था उनके गार्डन में, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, वो टॉल हो गया था पहले से, और होपवाइन का जो उन्होंने प्लांट लगाया था वो भी ट्वेंट हो गया था अबाउट द विंडोज टू द रूफ। होता है ना, देखिए एक ये जो होपविन है, ये एक प्लांट है, और ये प्लांट जब कोई मान लो कोई घर बना हुआ है तो ये प्लांट जब लगाते हैं तो ये पूरे घर को ऐसे ऐसे कवर करके उसकी रूफ के ऊपर आने लगता है। तो कुछ इसी तरीके से ये होपवाइन का एक प्लांट था जो बढ़ते बढ़ते पूरे जो है रूफ को वो कवर कर रहा था, ठीक है, विंडोज टू द रूफ। तो हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। तो किस तरीके से जो एम हैमल है उनका जो हार्ट है वो ब्रेक कर रहा है, मतलब उनका दिल कितना ज़्यादा टूट रहा है कि इतनी सारी चीज़ों को वो छोड़ रहे हैं, जहाँ जिन चीज़ों के साथ उन्होंने 40 ईयर्स स्पेंड किए हैं। पुअर मैन, बेचारे एम हैमल, टू हियर दिस सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। अब देखिए क्या हो रहा था ऊपर वाले रूम में, क्योंकि एम हैमल वहीं रहते थे, तो ऊपर वाले रूम में उनकी जो सिस्टर थी वो भी तैयारियों में लगी हुई थी ऊपर वाले रूम के अंदर, अबव का मतलब ऊपर, और वो पैक कर रही थी देयर ट्रंक्स का मतलब जो बॉक्सेस होते हैं, जो संदूक टाइप की चीज़ें होती हैं, वो उसको पैक करने में लगी हुई थी, क्योंकि फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, उनको कल ये कंट्री छोड़कर जाना था, ये उनका लास्ट डे था इस कंट्री के अंदर। आगे बढ़ लेते हैं। बट ही हैड द करेज टू
हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, मगर उनके अंदर हिम्मत थी, जिनके अंदर एम हैमल के अंदर हिम्मत थी कि हर एक लेसन को, एवरी लेसन को वो बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे और लास्ट तक उन्होंने हर बच्चे का लेसन सुना। आफ्टर द राइटिंग, अब राइटिंग हमारा ख़त्म हो गया था, लिखने का काम। वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमें अब क्या करना था, अब एक हिस्ट्री का लेसन हमें पढ़ना था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर, और जो छोटे छोटे बच्चे क्लासरूम के अंदर बेबीज बैठे हुए थे वो चैंट कर रहे थे, पढ़ रहे थे अपने लेसन, बाबे बी बोबू, ठीक है, जो मतलब जो उनकी लैंग्वेज होगी छोटे बच्चों की, बाबा बीबी बोबू, अपनी लैंग्वेज में वो कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे एज मच एज द पॉसिबल। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होसर, अब देखिए क्योंकि पिछली सीटों पर गांव के लोग बैठे हुए थे तो जो बैक बेंचेस थी रूम की वहाँ पर ओल्ड होसर बैठा हुआ था। हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, उसने क्या किया था, उसने अपने स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे ओल्ड होसर ने और अपनी जो प्राइमर की बुक थी अपने हैंड्स में पकड़ी हुई थी। स्पेल द लेटर विद दैम, और वो कुछ पढ़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे पढ़ने की, लेटर्स पढ़ रहे थे उस बुक के थ्रू। यू कुड सी दैट ही टू, और आप ये देख सकते थे कि वो भी, ही का मतलब यहाँ पर कौन है, हॉसर हैं, हॉसर जो ओल्ड हॉसर बैठे हुए थे, कि वो भी क्राइंग, ही वॉज क्राइंग, वो रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी जो आवाज़ थी वो भर आ रही थी इमोशंस की वजह से, उनकी आवाज़ कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और मुझे ये सारी चीज़ें देखने में बहुत फनी लग रही थी। कौन है ये है फ्रांस, फ्रांस कह रहा है कि मुझे ये सभी चीज़ें देखने में बहुत फ़नी लग रही थी और मैं चाहता था कि मैं भाई ज़ोर ज़ोर से हंसूं और चिल्लाऊं भी, मतलब हंसूं भी, हंसने का भी मन था और उनको रोते हुए देखकर रोने का भी मन हो रहा था। तो हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, के अरे देखो कैसे मुझे ये अपना लास्ट लेसन आज तक भी याद है, अभी तक भी याद है। तो बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट छोड़ा था आई थिंक इस लास्ट लेसन ने इस छोटे बच्चे के माइंड पर, तो उसको हर एक चीज़ इतने अच्छे से याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक से क्या हुआ कि भाई जो चर्च की जो क्लॉक थी, घड़ी थी, उसने 12 बजा दिए। देन द एंजेलस, देखिए एंजेलस एक चर्च में होने वाली प्रेयर होती है और जब ये प्रेयर होती है तो क्या करते हैं, तभी बच्चों की छुट्टी का टाइम जो होता है बेल बज जाती है। तो एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम डील, और उसी मोमेंट पर क्या हुआ, जो ट्रम्प्स बजे, ट्रम्पेट्स का मतलब भोंपू जो बजते हैं, जो भोंपू बजाते रहते हैं बैंड बाजू में, तो भोंपू से बजते किस चीज़ के, जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो रिटर्न कर रहे थे अपनी ड्रिल से, उनके लिए भोंपू बजाते हैं। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, जो कि हमें आवाज़ आ रही थी अपनी विंडो के थ्रू। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हुए। वेरी पेल, उनका जो चेहरा था बहुत सफ़ेद पड़ गया था, होता है ना, मतलब कोई इंसान को डर जाए या बहुत नर्वस हो या फिर इमोशनल हो तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। तो वो अचानक से एम हैमल स्टूड अप हुए, खड़े हुए, उनका चेहरा बहुत ज़्यादा सफ़ेद पड़ रहा था, अपनी चेयर से उठे वो। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और मैंने कभी इससे पहले उनको इतना टॉल नहीं पाया, मतलब मुझे आज ऐसा लगता है वो काफ़ी लंबे से हो गए हैं, मतलब लंबे ऐसे नहीं कि उनकी हाइट अचानक से बैठे बैठे बढ़ गई थी, टॉल का मतलब कि रिस्पेक्ट इतनी बढ़ गई थी जो फ्रांस था उसके दिल में एम हैमल को लेकर के, आज वो उसको थोड़े टॉल भी दिखाई दिए। तो क्या कहते हैं जो एम हैमल थे खड़े होकर, वो क्या कहते हैं, माई फ्रेंड्स सेड ही कौन है यहाँ पर, एम हैमल हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे बच्चों, मेरे फ्रेंड्स उन्होंने कहकर यहाँ पर जो है बच्चों को बोला है। तो वो क्या कहते हैं, आई मतलब वो कुछ कह रहे थे कि आई वॉन्ट टू से, वो ऐसा कुछ बोलना चाहते थे, कौन, एम हैमल। बट समथिंग चॉक्ड हिम, मगर किसी चीज़ ने रोक दिया उनको, मतलब उनका गला कुछ अटक सा गया, आई कहकर ही वो रुक गए। ही कुड नॉट गो ऑन, आगे वो कुछ बोल नहीं पाए, बिकॉज ही वॉज वेरी इमोशनल थे, शायद उनको थोड़ा रोना आ रहा था, इसलिए उनका जो है गला वहीं पर रुक गया। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तो कुछ कह तो नहीं पाए मगर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ को मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक, ये है वर्ड आपका चॉक, उन्होंने एक पीस लिया, एक टुकड़ा लिया चॉक का टुकड़ा उठाया ब्लैक बोर्ड की तरफ को मुड़ के। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और बियरिंग का मतलब हर एक चीज़ को पूरी हिम्मत जुटाकर, जो भी उनके पास हिम्मत थी, करेज थी, उस सभी हिम्मत को जुटाकर ही रोड एज लास्ट एज ही कुड, उन्होंने जितना बड़ा हो सकता था वो लिखा ब्लैक बोर्ड पर, चौक को उठाकर ब्लैक बोर्ड पर जितना बड़ा हो सकता था क्या लिखा। ये लाइन गाइज आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से, और अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस आपका ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो क्या लिखा उन्होंने, विव ला फ्रांस। तो विव ला फ्रांस का देखिए गाइस क्या मतलब होता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा भारत महान, अपने देश की तारीफ करते हैं,
तो कुछ इसी तरीके से जो एम हैमल थे उन्होंने अपने देश की तारीफ करी, विवला फ्रांस यानी फ्रांस हमेशा अमर रहे, मेरा जो फ्रांस है वो आज़ाद रहे, महान है, कुछ इस तरीके से इसका मतलब होता है। आगे वो कहते हैं देन ही स्टॉप्ड एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो चुप हो गए ये बात कहकर और अपना जो उनका हेड था, उनका सिर था, उसको जो वॉल के अगेंस्ट करके खड़े हो गए, मतलब ब्लैक बोर्ड पे अपना सिर रख के ऐसे ही वो चुपचाप खड़े हो गए। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्टर टू अस विद हिज हैंड, और बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले उन्होंने एक जेस्टर किया, हमारी तरफ को एक इशारा किया। इशारा क्या था? अपने हाथ से उन्होंने इशारा किया कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल ख़त्म हो गया है, छुट्टी हो गई है और आप लोग जा सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका जो ये लास्ट लेसन है, फर्स्ट लेसन इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्लेमिंगो बुक, ये होता है आपका फिनिश। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमने डिस्कस कर ली है। इससे पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 में आधे लेसन को डिस्कस किया था और बचा हुआ लेसन हमने अब इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो उस लेसन के लिए, उस पार्ट 1 के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस जो है हमने लेटेस्ट सिलेबस बिल्कुल जो 2020 से 21 वाले सेशन वाले बच्चों का था वो भी डिस्कस किया था, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब आपको क्या करना है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है, और आपको अदर चैप्टर्स या फिर अदर किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए आप ये भी हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप जो है नेक्स्ट वीडियोस के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से लिखे हुए नोट्स जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, जो गाइस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आपको एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द नोट्स ऑफ दिस लेसन। टिल देन कीप स्टडीइंग बाय स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।